हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे +2 आर्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम हड़प्पा की मोहरों के बारे में चर्चा करेंगे कि हड़प्पा की मोहरें क्या थी, कैसे थी, किसकी बनी हुई थी, इनका उपयोग क्या था। तो सबसे पहले आता है इसमें हड़प्पन मोहरें, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें भारी संख्या में मोहरें मिली हैं। केवल मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर है, जो पाकिस्तान में, से मिली मोहरों की संख्या लगभग 1200 से अधिक है। ये मोहरें विभिन्न प्रकार की हैं, परंतु अधिकांश मोहरों का आकार छोटा है। ये मोहरें सीलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। इन मोहरों पर अधिकांशतः जानवरों के चित्र बनाए गए थे। इन जानवरों में से एक सींग वाले पशु, छोटे सींग वाले सांड, शेर, हाथी और बारहसिंगा के चित्र छपे हुए हैं। कुछ मोहरों पर वृक्ष और मानव के चित्र भी अंकित किए गए हैं। इन मोहरों पर एक ऐसी लिपि के चिन्ह अंकित हैं जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इन मोहरों के प्रयोग के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों का विचार है कि इनका प्रयोग व्यापारी अपने सामान की सुरक्षा के लिए किया करते थे। कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार इनका प्रयोग केवल घरों की सजावट के लिए किया जाता था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इनका परिवार में बड़ा महत्व था, इसलिए इन मोहरों को पूर्वजों के चिन्ह के रूप में भी रखा जाता था। इससे मोहरों की संख्या एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ती चली गई। कुछ भी हो, ये मोहरें शिल्पकला का एक उत्तम नमूना मानी जाती हैं। मोहरों के ऊपर बनाए गए विविध जानवरों के अति सुंदर और प्रभावशाली चित्र अंकित करने वाले हैं या अंकित किए गए हैं, जो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, तो जिन्हें हड़प्पन मुद्राओं के या मोहरों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट हड़प्पा की लिपि, लिखने के तरीके के बारे में। लिखने की लिपि क्या थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त होने वाली मोहरों तांबे के औजारों, आभूषणों, वर्तमानों, अस्थि छड़ों, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाओं आदि पर लिखी गई लिपि मिली है। यह लिपि चित्रमय है, यानी कि लिखाई के साथ साथ इसमें चित्र भी छपे हुए हैं। इस लिपि के प्राप्त वर्णों की कुल संख्या लगभग 375 से 400 के मध्य मानी जाती है। हर वर्ण किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। इनमें सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह अंकित किए गए हैं। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक कोई भी विद्वान इस लिपि को पढ़ने में या समझने में सफल नहीं हो पाया है। इस कारण हड़प्पा की लिपि एक रहस्यमय लिपि बनी हुई है। अगर कोई व्यक्ति इसे पढ़ पाता है तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। 1992 ईस्वी में बिहार के दो विद्वान N.K. वर्मा और अरुण पाठक ने इस बात का दावा किया था कि वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सफल हो गए, लेकिन अन्य विद्वानों द्वारा इस बात की पुष्टि होनी अभी बाकी है। इस लिपि को पढ़ने के पश्चात ही हड़प्पा सभ्यता के विषय में भरपूर जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि हड़प्पाई लोग की जो लिपि थी वो चित्र में थी,
जिसकी संख्या 375 से 400 के मध्य मानी जाती है, जिसमें जो सबसे लंबा अभिलेख है जिसमें 26 चिन्हों को अंकित किया गया है और कोई भी इसे पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है हड़प्पा सभ्यता का पतन और पतन के कुछ कारण। लगभग 1900 ईसा पूर्व के लगभग हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। इस समय तक हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे, उनका पतन हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक संस्कृति में बदलाव आ गया था। इसके विशिष्ट बाट, मोहरें और मनके समाप्त हो चुके थे या लोप हो चुके थे। शिल्पकला और लंबी दूरी के व्यापार का भी अंत हो चुका था। भवन निर्माण कला की अपने पतन की ओर अग्रसर था। ये कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कब और कैसे हुआ। इसके लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं है। इस संबंध में अब भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। जब तक विद्वान हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पूरी तरह पढ़ने में सफल नहीं हो पाते, इस सभ्यता के पतन के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना अत्यंत कठिन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विस्तृत सभ्यता का अंत एकदम नहीं अपितु धीरे धीरे हुआ था। यह सभ्यता 1200 ईसा पूर्व के लगभग लुप्त हो चुकी थी। सभ्यता के पतन के कुछ निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे, जिन्हें के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस सभ्यता का पतन लगभग 1200 ईसा पूर्व में हो चुका था। तो सबसे पहला इसमें जो कारण था वह था योजनाबद्ध ढंग से इसका जो निर्माण किया गया था। उस सभ्यता में सबसे पहला जो कारण माना जाता है वो है आर्यों के आक्रमण। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण बाहरी लोगों के या आर्यों के आक्रमण के कारण माना जाता है। ऋग्वेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि आर्य अपने प्रमुख देवता इंद्र से शत्रुओं के दुर्ग नष्ट करने के लिए प्रार्थना करते थे। इंद्र द्वारा नष्ट किए गए अनेक दुर्गों के नाम भी मिलते हैं। इनमें से प्रमुख था हरिप्रिय। विद्वानों ने इसकी पहचान हड़प्पा से की है। इससे संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश करने वाले आर्य ही थे। दूसरा पतन का कारण माना जाता है बाढ़। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख कारणों में बाढ़ प्रमुख भूमिका निभाती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बनी। हड़प्पा सभ्यता के केंद्र नदियों के किनारे बसे हुए थे। बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए हड़प्पा निवासी अपने भवनों का धरातल बराबर ऊंचा करते चले गए। उनकी यह व्यवस्था लंबे समय तक कारगर सिद्ध नहीं हो सकी। भूवैज्ञानिकों के सर्वे ने यह सिद्ध किया कि मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, हड़प्पा, लोथल नगरों का विनाश बाढ़ के कारण हुआ। बाढ़ के कारण खेती, यातायात, व्यापार इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अतः लोगों को बाध्य होकर के अन्य स्थानों पर जाना पड़ा, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण बना। तीसरा पतन का कारण आता है भूकंप। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश यहाँ आए बड़े पैमाने पर भूकंप के कारण हुआ। इस कारण अनेक नगरों का नामो निशान मिट गया। इस भूकंप के कारण अनेक नदी मार्ग भी बदल गए। इस कारण भी अनेक बस्तियां उजड़ गई, जो हड़प्पा के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगला है अग्नि। कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा के पतन में अग्नि ने मुख्य भूमिका निभाई है,
क्योंकि उस समय भवनों में लकड़ी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। जो भी हड़प्पाई आवास थे वो मुख्य रूप से लकड़ी के बने हुए थे और इस कारण अग्निकांड में अधिकांश नगर नष्ट हो गए। विद्वानों का यह अनुमान बलूचिस्तान में अनेक स्थलों पर पाए गए राख के अवशेषों पर आधारित है। बलूचिस्तान क्षेत्र से जो भवनों की राख बड़े स्तर पर पाई गई है, राख के अवशेष पाए गए, जिससे विद्वान अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा का पतन आग या अग्नि के कारण हुआ था। इसके बाद अगला पर्यावरणीय असंतुलन। कुछ विद्वान जैसे जॉन मार्शल, डॉक्टर रोनाल्ड इत्यादियों का तर्क है कि हड़प्पा का विनाश मुख्य तौर पर पर्यावरणीय असंतुलन के कारण हुआ। आरंभ में हड़प्पा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर वर्षा होती थी, अतः यहाँ काफ़ी जंगल पाए जाते थे। नगरों के भवनों में तथा ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, अतः बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया था। जंगलों की कमी के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। वर्षा की कमी ने भूमि को बंजर बना दिया, इससे अकाल पड़ने लगे, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ और लोग इन क्षेत्रों को छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में चले गए। अगला कारण आता है महामारी। महामारी भी एक हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण मानी जाती है। प्लेग अथवा मलेरिया प्रमुख महामारियां थी। इन महामारियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। जो लोग जीवित बचे थे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे हड़प्पा सभ्यता के विकास को गहरा आघात लगा। अगला आता है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। कुछ विद्वानों का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई। प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण जीवित रहने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उनकी कमी के कारण इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद आता है व्यापार में गिरावट। आर.एस. शर्मा का विचार है कि विदेशी व्यापार में गिरावट हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण थी। इस गिरावट के दो उत्तरदायी कारण थे। पहला था कृषि तथा उद्योग धंधों में उत्पादन में कमी, तथा दूसरा लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास उन देशों में राजनीतिक अस्थिरता आई जिनके साथ हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। इससे हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए कोई कारण एक उत्तरदायी नहीं था। वास्तव में इस सभ्यता के विनाश के लिए प्रकृति और मनुष्य ने मिलकर के मुख्य भूमिका अदा की, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। अंत में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हड़प्पा सभ्यता की विश्व को क्या देन थी, कि हड़प्पा सभ्यता ने विश्व या संसार को क्या दिया, जिसमें सबसे पहले आता है योजनाबद्ध ढंग से नगरों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे वो सभी योजना के आधार पर एक विशेष योजना बना करके उनका निर्माण किया गया था और उसी आधार पर आज के समय में नगरों का निर्माण किया जाता है। उस समय भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग, खुले तथा हवादार भवन और तथा 2 या उससे अधिक मंजिलों के भवनों का निर्माण हुआ करता था। आज भी उसी आधार पर हम भवनों का निर्माण करते हैं। अगला आता है सड़कें व गलियां व नालियों की व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता का प्रबंध भी सर्वोच्च ढंग का माना था। सड़कें और गलियां चौड़ी बनाई जाती थी, इनमें प्रकाश का पर्याप्त प्रबंध था। शहर में सफाई और गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की अच्छी व्यवस्था की गई थी। बर्तन और ईंट बनाने वाली
व्यक्तियों को शहर से दूर रखा जाता था ताकि वातावरण दूषित न हो। निस्संदेह आधुनिक नगर पालिकाओं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी है। अगली जो देन है, ग्रहों और नक्षत्रों पूर्व अनुमान लगाने की कला के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों से हमने ग्रहों और नक्षत्रों के अध्ययन के आधार पर बाढ़ आने की संभावना का पूर्व अनुमान लगाने की कला सीखी। उन्होंने ही हमें बाढ़ से अपने नगरों की सुरक्षा करने का ढंग बताया। अगला आता है व्यापार के लिए बैलगाड़ी और नावों का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैलगाड़ियों और नावों के माध्यम से वस्तुओं का लेन देन करते थे। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। उसी तरीकों को अपना करके आज हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से व्यापार करते हैं। अगला आता है विश्व इतिहास में सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रचलन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही विश्व इतिहास में सबसे पहले कपास की खेती प्रचलित की, जो आज हम जिसका उत्पादन करते हैं और जिससे विभिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आता है मूर्तिकला, चित्रकला, आभूषण, खिलौने, बर्तन और मोहरें बनाने की कला के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला, चित्रकला, आभूषण, खिलौने, बर्तन, मोहरें बनाने की कला ने अपने आने वाली भारतीय सभ्यताओं पर गहरा प्रभाव डाला है। उसके बाद आता है हमारा शतरंज का खेल तथा तोलने के लिए बाटों का प्रयोग। आज भी खेले जाने वाले शतरंज का खेल तथा वस्तुओं को तोलने के लिए किए जाने वाले बाटों का प्रयोग हमने हड़प्पा सभ्यता के निवासियों से ही सीखा है, जिसमें हम आज उसी शतरंज के खेल और विभिन्न प्रकार के बाटों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा अनेक प्रकार के श्रृंगार, पुरुषों में दाढ़ी व केस रखने के बारे में। आधुनिक स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले अनेक श्रृंगार हड़प्पा सभ्यता के समय में प्रचलित थे। पुरुषों में भी केस व दाढ़ी रखने का रिवाज हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के द्वारा ही सीखा है। इसके बाद विवाह तथा धार्मिक उत्सवों के समय ढोल बजना हड़प्पा सभ्यता की देन ही माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता से ही हमने चरखा और आटा पीसने वाली चक्की बनाने का ढंग सीखा है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी देन धार्मिक क्षेत्र में थी। उस समय की देवी देवताओं जैसे मातृ देवी, शिवजी, अग्नि, जल, सूर्य, वृक्ष, नाग आदि की पूजा आज भी प्रचलित है। हड़प्पा काल की तरह आज भी लोग भूत प्रेतों और जादू टोनों में विश्वास रखते थे या रखते हैं तथा उनसे बचने के लिए तावीज़ आदि बांधते हैं। आधुनिक भारतीयों में धार्मिक अवसरों पर जो नदियों और सरोवरों में स्नान की प्रथा प्रचलित है, वह वास्तव में हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। तो ये मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, वो विश्व को दी गई चीज़ों के बारे में वर्णन करता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आधुनिक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में प्रचलित अनेक रीति रिवाजों का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही जाता है। निस्संदेह हड़प्पा सभ्यता की देन सदैव अमर रहेगी तथा इसका वर्णन स्वर्ण अक्षरों में होता रहेगा। तो हेलो स्टूडेंट, यह 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड और अंतिम पार्ट। धन्यवाद, थैंक यू।